बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं महरीन सप्तैन। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बरतानवी जरीदे को एक इंटरव्यू में ये कहा कि इलेक्शन तक भारत की तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। साथ ही हमने देखा कि भारतीय हाई कमिश्नर जिन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो जंग का ख़तरा है दोनों ममालिक के दरमियान टल गया है और मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद। अब अगर हम भारत को देखें तो भारत वो मुल्क है कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि बगल में छुरी मुंह में राम, पीठ से वार करना, रात की तारीकी में वार करने वाला वो मुल्क। लेकिन साथ ही भारत जहां निगरान हुकूमत का कोई तस्वुर नहीं और अब जब तक इलेक्शन हो रहे हैं अगर कोई इस तरह का एडवेंचरिज्म किया जाता है भारत की तरफ से तो उसे यकीनन भारतीय इलेक्शन कमीशन की तरफ से कबल अज़ वक्त इंतखाबात में धांधली तस्वर किया जाएगा। इन तमाम बातों को भी सामने रखते हुए हम आज के मौजू जो हमारा पहला सेगमेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है और इस तरह के मुल्क के हमसाए में रहने वाला मुल्क पाकिस्तान ये तरक्की की राह पर किस तरह से गामजन हो सकता है। इन तमाम तरह हालात को सामने रखते हुए इस पर हम पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, इनकलाबी इकदाम हम इसे कहेंगे, एहसास और कफालत के नाम से इमरान खान साहब का एक बेहतरीन कदम हम इसे कहेंगे, गुरबत मुकाओ तहरीक हम इसे कहेंगे। एक अच्छा कदम है और जहाँ इमरान खान ये कहते हैं कि मुल्क से गुरबत ख़त्म करना जिहाद है, ख़त्म करने के लिए कोई फार्मूला नहीं, इकदाम किए जाएंगे, बहुत ही सॉलिड इकदाम करने पड़ेंगे यकीनन, क्योंकि सवाल यहाँ पे ये है कि इससे पहले भी बहुत से इस तरह के प्रोग्राम्स हमने देखे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सस्ती रोटी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते रहे। उनके साथ क्या हुआ, खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह का इसके साथ तो ना होगा। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये प्रोग्राम होगा और साथ ही साथ एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त IMF के कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है वहाँ पर ये प्रोग्राम अगर शुरू किया जाता है तो फिर किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा और किस तरह से इस प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कुछ हिकअप्स हो सकते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम बहुत ही ख़ास मालूमात आपको देंगे। फ़ैशन का शौक़ जो है खा वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, सबको बहुत होता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जो जारी की है उसमें ये कहा है कि दुनिया में माहौलियाती तबाही का दूसरा बड़ा सबब ये फ़ैशन इंडस्ट्री है। बहुत सी अच्छी मालूमात भी आप तक पहुंचाएंगे और ये जो फास्ट ट्रेंड्स होते हैं, फ़ैशन के जो चेंज होते हैं उसका असर माहौल पे क्या हो रहा है और माहौल दोस्त कैसे बना जा सकता है, इस सब पर हम अपने आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में जो हमारे मेहमान है मैं बताती चलूँ, बहंगी साहब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, जनरल अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि चौधरी जाफ़र इकबाल रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फ़ारूक हबीब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, आपसे अगर आगाज़ करें और ये जो इस वक्त एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की और यही हमने आर्मी चीफ़ की भी स्टेटमेंट अब से कुछ दिन पहले सुनी थी, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह के इशारे भी मिल रहे हैं कि कोई इस तरह के हालात अब कम अज़ कम इलेक्शन तक नहीं है। क्या दिखाई देता है कि इलेक्शन तक सिचुएशन जो है किसी भी वक्त कोई ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर सकती है अनएक्सपेक्टेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है या हम देखते आए हैं पीछे, वो सब कुछ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, नरेंद्र मोदी, ये उनकी शख्सियत के साथ वाबस्ता है। उन्होंने पहले इलेक्शन से पहले भी बहुत हाइप क्रिएट की और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ही एक जारहाना सा रवैया अख्तियार किया रखा। फिर भारत में पिछले सालों में जो उनकी हुकूमत रही उसके दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी इतनी ज्यादा नफरत वहां नहीं फैलाई गई जितनी मोदी साहब के पीरियड में फैलाई गई। और जब आप अपने कौम को एक ये इम्प्रेशन देते हैं कि जी मैं बड़ा सख्त आदमी और मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा, मैं पाकिस्तान को तहस नहस कर दूंगा, तो कौम की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। लिहाजा इसी वजह से पीछे जो कन्फ्रंटेशन हुई 2 दिन की, उसकी वजह से 7% के करीब सर्वे कहता है कि 7 से 8% मोदी साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। लेकिन अभी तकरीबन 1.5 महीना या कुछ ज्यादा इलेक्शन तक वक्त मौजूद है और इस दौरान में अपोजिशन वहां पे कोशिश कर रही है कि वो जो माशी मसाइल हैं उनकी तरफ आया जाए, उनकी तवज्जो उधर, क्योंकि मोदी साहब ने उधर कुछ नहीं किया। तो इस चीज का एहतमाल मौजूद है कि मोदी जैसा आदमी जो हर चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार है, बावजूद के वो जानता है
कि पाकिस्तान भी और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं और तारीख बताती है कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान कभी डायरेक्ट जंग नहीं हुई। उसके बावजूद उसने ये कदम उठाया, तो ऐसे सरफिरे आदमी से तवक्को की जा सकती है कि वो आइंदा भी अपने मकासद हासिल करने के लिए जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है वो कुछ भी कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए यही मुनासिब है कि वो इस दौरान जब तक के कोई हुकूमत बन नहीं जाती वहां पे बहुत मोहतात रहे और अलर्ट रहे, अपनी तैयारी पूरी रखे ताकि जारहियत का जवाब फौरन दिया जा सके। चलिए ठीक है। अच्छा फरूख हबीब साहब, इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट है आज के दिन की, उसमें से एक डेवलपमेंट ये भी है कि जो डोजियर पर जो भारत ने भेजा था उसकी जो इब्तदाई तहकीकात है वो जो है भारत को उसकी तफसीलात जो है इसके हवाले की गई है। संजीदा कोशिश, एक अच्छी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, एक और अच्छी कोशिश बल्कि हम कहेंगे। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब की उम्मीद या कोई पॉजिटिव सिग्नल्स वहाँ से भी रिसीव हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का शुरू रोज़ से जो है वो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है। जब आपके इल्म में है कि पुलवामा हमला हुआ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर के ऊपर जब कौम से ख़िताब किया तो उन्होंने 3 पेशकशें की थी कि हम तहकीकात के लिए भी तैयार हैं, हम पाकिस्तान के दफ़ा का सोचेंगे नहीं बल्कि दफ़ा करेंगे, और आप अगर हमें कोई सबूत देते हैं तो उसके ऊपर हम, कोई अगर मुलव्वस हुआ तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो भारत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि उल्टा पाकिस्तान की जो है वो सालमियत को चैलेंज किया गया, जिसका जो है वो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब भी दिया। जहाँ तक रही बात उनके डोजियर की, उन्होंने डोजियर दिया, हमने फौरी तौर के ऊपर जो है उस डोजियर के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद थी उसका तहकीकात करके आज उसका जवाब उनके हवाले कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि भारत को जो है वो अब उनका जो एक दोगली पॉलिसी है वो नहीं चलेगी। दुनिया को बावर करवाने के अंदर पाकिस्तान इस मामले के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब भी रहा, और जो कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म ढाया हुआ है भारत ने, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और जो मोदी सरकार है, मोदी के तो आपको पता है हिस्ट्री है कि जो गुजरात के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था वो भी मोदी के ऊपर था, और मोदी की वैसे ही जंगी जुनून उनके सर के ऊपर सवार रहता है। और जब से मोदी की हुकूमत आई है तो आपके इल्म में है कभी LOC के ऊपर और कभी पाकिस्तान के अंदर ये कलभषण यादव जैसी कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दी के अंदर भी जो है वो भारतीय हाथ जो है वो मुलव्वस रहा। अफगानिस्तान के अंदर बढ़ती हुई भारत का जो इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना, दहशतगर्दी के बीज बोना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हक़ाइक़ के तौर के ऊपर सामने आई हैं। और यकीनन हम बिल्कुल इस हवाले से जब तक इंतखाबात में हैं हम बहुत मोहतात हैं। पाकिस्तान बिल्कुल अपनी भरपूर तैयारी के अंदर है किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई के हवाले से जिससे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमारी अमन जो है वो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कमज़ोरी नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं, हम पुरअमन कौम है, ये हमारा पूरी दुनिया को पैगाम है। और हमने अपने इनिशिएटिव से ये साबित भी किया है, चाहे वो आपके इल्म में है कि अभिनंदन जो उनका पायलट था वो गिरफ्तार हुआ, उसको हमने रिहा करके यही एक जेस्चर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद है। लेकिन बदकिस्मती से जो भारतीय सरकार है, चाहे वो करतारपुर हो, और अभी तक का रवैया डेफिनेटली पाकिस्तान का ऐसा ही है। बहरमन तंगी साहब, बिलावल भुट्टो जो है वो बड़ी तनकीद करते हैं नेशनल एक्शन प्लान पर, कहते हैं कि ठीक से अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके बाद फिर जब इसी हवाले से इजलास बुलाया जाता है तो उस इजलास में शिरकत भी नहीं है आपकी पार्टी की, इजलास को मुलतवी भी करना पड़ जाता है। ज़ाती मसरूफियात इतनी अहम है, यानी कि वो बात जिस पर आप तनकीद करते हैं उस पर पहले खुद तो पूरा उतरिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपका सवाल है नेशनल एक्शन प्लान में शिरकत करना और अपनी ज़ाती मसरूफियात की को अहमियत देना, मैं 1 मिनट पहले थोड़ा सा 1 मिनट मुझे आप दे दें कि देखिए PM साहब बार बार कह रहे हैं कि किसी भी वक्त इलेक्शन तक कुछ हो सकता है। तो ड्यूरिंग द पुलवामा अटैक के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान की क्राइसिस शुरू हो गई 1971 के बाद, जो इंडिया ने जो कुछ किया तो पाकिस्तान की तमाम 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के अपोजिशन जमातों ने इदारों के साथ, पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होके इंडिया को न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, हम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं और हम मुल्क की दिफा के लिए इस हुकूमत का साथ भी देंगे। लेकिन
और साबित भी क्या प्रैक्टिकल। लेकिन जब पार्लिमानी लीडर्स की कमेटी की मीटिंग थी तो उसमें पीएम साहब ने जाने की जहमत नहीं की। फिर जब जॉइंट सेशन था तो जॉइंट सेशन में जब पीएम साहब तशरीफ ले आए तो उसमें उसने अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की। तो ये क्या इस बात का बदला था, यानी कि आप अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या जो कौमी मुफाद में कुछ किया जाएगा तो क्या आप उस पर इसका नजला गिराएंगे? चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शिरकत और ये इजलास और इसकी अहमियत, क्या वजह है कि क्यों नहीं आए आप लोग? यही वजह थी? वेन्यू पे आप लोग को भी एतराज है पीएम साहब के इनिशिएटिव पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका जो इब्तदाइया है प्रोग्राम का वो नहीं सुन पाया कि आपने इब्तदा कैसे की और किस तरह इस इशू को लेके चले। देखिए, जब भी कभी पाकिस्तान के अवाम के कोई भी नेशनल इंटरेस्ट की बात हुई, कोई ऐसा इशू हुआ, तो मुस्लिम लीग नून कभी पीछे नहीं रही और ना आइंदा रहेगी। हर चीज में 2 कदम आगे बढ़ के हिस्सा लिया और इसका किसी हुकूमत के ऊपर कोई एहसान नहीं है। जिस दिन ये वाकया हुआ, इंडियन प्लेन्स हमारे मुल्क के अंदर आए, हमारी फौजें जो हैं वो सरहदों के ऊपर चौकस थी। मैं जिला गुजरात का रहने वाला हूं, तो मैंने अपने कायदीन, अपने कारकुनान, अब सब कुछ, क्योंकि ये पाक सर जमीन है तो हम सब हैं, हम शाना बशाना खड़े थे। हमने अपने घर पेश किए, अपने डेरे पेश किए, अपनी ट्रांसपोर्ट पेश की कि हम अपने फौजी भाइयों को कुमक चाहिए या जो वैक्यूएशन अगर बॉर्डर एरिया से चनाब से ऊपर जो कश्मीर तक का इलाका गुजरात का लगता है, साथ किसी किस्म की भी जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। और तो आज के इजलास में शिरकत क्यों नहीं की गई चौधरी जाफर इकबाल साहब? नेशनल एक्शन प्लान के हिकमत अमली के हवाले से जो इजलास था, शिरकत क्यों नहीं की गई? कोई मेरे पास इसके ऊपर ठोस ऐसी बात नहीं कि मेरी किसी सीनियर से बात हुई और मैं आपको बता सकूं कि अच्छा, चलिए इस बात का जवाब दे दे, इस बात का जवाब दे दे कि अभी तक की जो स्ट्रैटेजी है इस हुकूमत की, इस वक्त के जो सिचुएशन है, भारत के साथ जो ताल्लुकात है, आप क्या समझते हैं इत्मीनान बख्श है जो स्टेप्स लिए गए इमरान खान साहब की तरफ से? अभिनंदन का हवाला हो, चाहे करतारपुर का हवाला हो, या अभी जो डोजियर का आना और फिर उसके ऊपर जवाब देना, तफसीलात देना, तो अभी तक के स्टेप्स जो हैं वो इत्मीनान बख्श है? क्या ऐसा है जो आप समझते हैं इस हुकूमत ने अभी तक नहीं किया जो किया जाना चाहिए था? पहली बात तो ये है कि जनाब इमरान खान की अपनी कोई पॉलिसी नहीं। अगर आप साबका दौर में इमरान खान साहब के और उनके जो रुफ़क़ा कार हैं उनके दिए गए बयानात को सामने रखें तो तब ऐवान के अंदर मैंने खुद अपने कानों से सुना कि ये हिंदुस्तान के साथ बात करने से इनकारी थे। और अभी बहुत ढंढोरा पीटा फॉरेन पॉलिसी का और कामयाब वजीर खारजा का, जब एटमी कुव्वत का वजीर आजम ये कहे कि जी मैं कॉल कर रहा हूं, मेरी कॉल रिसीव नहीं हो रही, तो आप कैसे इत्मीनान की बात करेंगे? किस इत्मीनान की बात करेंगे जब वो लोग, और फिर लेकिन जब ये 23 मार्च को वहां से पैगाम भी तो आता है ना, क्रेडिट लेते हैं। 23 मार्च के पैगाम पे भी आते हैं। जब करतारपुर की तरफ गए तो वो भी इनकी यकतरफा थी। जो उनके 2 लोग आए, उनके वजारत खारजा ने कहा कि जी ये सरकारी तौर पर नहीं भेजे गए, वो अपनी जाती हैसियत के अंदर गए हैं। तो आपकी किसी तकरीब में, आपके किसी आगे बढ़ते हुए कदम में वो किसी तरह से हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं, साथ देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने एक डोजियर भेजा और यहां खलबली मच गई। वही बात अगर कोई सियासी कारकुन करे कि इस मुल्क के अंदर बसने वाले लोग इस मुल्क की सरजमीन को किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना करें तो हम गद्दार ठहरते हैं। और वही इंडिया अगर एक डोजियर आपको सफारती सतह पे देता है, आपने तो वही बात कर दी ना जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अखबार को जो इंटरव्यू दिया, जो इतना मुतनाज़े हुआ, पाकिस्तान की पोजीशन कितनी उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दी, या की अगर बात कर लेते हैं, या वोट को इज्जत दो के साथ जो आप लोगों ने कौमी इदारों को जिस तरह से रगीद डाला, अच्छा कोई सजा नहीं मिली? बीबी कोई सजा नहीं मिली, कोई सजा नहीं मिली। सजा कैसी भाई मिली? और क्या सजा? जो इदारा जिस तरह से डील करता है उन्होंने उसको डील कर लिया ना। अगर आपके पास कोई तहरीर आई है कि उनको ये सजा देगी तो बता दीजिए। महरीन, अच्छा चलिए दूसरी तरफ आ जाते हैं ना। सुई अजीत डोवल वाला मामला हुआ, बाकी सब जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कुछ होता रहा, अगर एक मीटिंग के दौरान ये कहा जाए कि जो हमारे इदारे कार्रवाई करते हैं वो स्पेशल ब्रांच हो, पुलिस हो, सीटीडी हो, तो वो पिक एंड चूज नहीं करेंगे।
कोई किसी के लिए मुकद्दस नहीं होगा, तो ये इसको आप कहेंगे? मैं अगर इस मुल्क का रहने वाला और मैं बसने वाला, मैं टैक्स पेयर, मैं भी उतना ही वफादार हूं जितना कोई किसी दूसरे ओहदे पे बैठा हुआ जो है वो पाकिस्तानी है। चले हम इस बात का जवाब जरा ले लेते हैं जनरल अमजद शोएब साहब से। जनरल अमजद शोएब साहब, एक तरफ तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या क्या कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया, तो जरा दोनों को कंपैरिजन कर दो। जो हमारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, और उनका जो इस वक्त एक्शन हमें नजर आ रहा है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, उसकी हिकमत अमली के हवाले से, एक इजलास बुलाया जाता है, इतने बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जब अमली कोई कदम लेना होता है तो अपने अपने जो स्टेक्स है उनके लिए वो आते ही नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है इंपॉर्टेंट? मैंने देखिए किस्सा ये है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान थी, ये किसी एक पार्टी की प्लान नहीं थी। ये नून लीग के दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इकट्ठे बनाई थी, और ये प्रॉपर्टी आप कह लीजिए कि इसकी ओनरशिप जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की है, किसी एक की नहीं है। नून लीग अपने तौर पे अपने दौर में इसके ऊपर अमल दरामद करती रही, और अब आके ये हुकूमत कर रही है। नून लीग ने उस दौर में कभी भी इसके ऊपर दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे करके तो कोई प्रोग्रेस नहीं दी थी। वो खुद इस पे अमल करते रहे, आज भी यह हुकूमत खुद अमल कर रही थी। लेकिन यही ऑपोजिशन पार्टीज थी जिन्होंने एतराज करना शुरू किया कि जनाब इसमें ये खराबी, वो खराबी, आपने ये एक्शन ठीक नहीं लिया करदम जमातों के खिलाफ, ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए। तो हुकूमत ने ये बेहतर समझा कि बजाय इसके कि ये लोग पब्लिक में आके तो कीचड़ उछालें और वो हमारे मुल्क की बाहर, तो उससे बेहतर है कि इनको इकट्ठा करके अंदर बिठा के तो बात कर ली जाए। अगर कोई तजावीज है किसी के पास, कोई सबूत है किसी के पास किसी चीज का, तो वो ले लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। इस प्लान को आगे इंप्लीमेंटेशन इसकी ज्यादा शदमत से की जाए। लेकिन जिन्होंने इतराज किए वो खुद ही आज उसमें शरीक नहीं हुए मीटिंग में, तो हुकूमत का तो कोई मसला नहीं होगा। मेरा तो जहां तक ख्याल है हुकूमत शायद दोबारा इनको इन्वाइट ना करे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है इंप्लीमेंट करना, वो अपनी सोच के तहत करते रहेंगे। अब ये मौका होगा कि ये जाके पार्लियामेंट में जाके तो उठाएं, लेकिन ये है कि चूंकि एक इंतशार पैदा करना था, ना पार्लियामेंट में बात की इसकी और ना ही आज वो मीटिंग में गए, तो नतीजा ये कि आपकी बात खत्म हो गई। मेरा अपना ख्याल है कि ये कौमी इशू था, इसके ऊपर सबकी ओनरशिप है, सबको उसी तरह इसकी हसासियत का अंदाजा करना चाहिए था, अदराक, और जाके वहां हिस्सा डालना चाहिए था ताकि इसको इंप्रूव किया जाता। अब इसको रिव्यू भी करना चाहिए, अगर इसमें कोई और चीज आपने शामिल करनी है तो वो भी करें, ताकि जो नेशनल ये बताइएगा इस वक्त। चले हम जरा वो उस बात की तरफ वापस आते हैं जहां इमरान खान साहब ने कहा कि हमें कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए भारत से इलेक्शन तक। तो इस वक्त की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हम देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त क्या हो रहा है। भारतीय माहीगीर का वाकया भी हमारे पास ही सामने है। फिर हमने देखा जब हमने यहाँ से विंग कमांडर को भेजा तो वहां से डेड बॉडी आई। तो किस तरह का जेस्चर जो है वहां से जो आ रहा है, तो बात कहां तक जाएगी? ये डोजियर का जवाब देना क्या काफी होगा या कुछ और ज्यादा करके दिखाएं, या किसी बात पे भी दाल नहीं गलेगी? नहीं, मेरा ख्याल है ये डोजियर का जवाब ऐसे ही है। ये इस पे मैं मुत्तफिक नहीं, मैं मुतमईन नहीं, मुत्तफिक का क्या, मैं मुतमईन नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, खराबी कहां पे है। जो ये हमारी कारदम जमातों का इतना मसला नहीं था। जो मसला सबसे बड़ा ये है कि 70,000 लोग हमारे मारे गए, 123 अरब डॉलर की हमारी इकोनॉमी का नुकसान बताया जाता है, हमारी जिंदगी मफलूज हो गई, सब कुछ हुआ। हम जख्म खुर्दा हम थे, मजलूम हम थे। फिर क्या हुआ कि भारत पूरी दुनिया में अपने आप को उसने अपने नैरेटिव से मजलूम बना के पेश किया, और उसने इतना जबरदस्त नैरेटिव चलाया कि जो हम मजलूम थे हमें दुनिया भूल गई, हमें कहना शुरू कर दिया, और भारत को उन्होंने मजलूम समझ लिया, और उसके साथ हमदर्दियां सबकी हो गई। ये कैसे हुआ? जबकि हमारे पास कुलभूषण भी था, एहसानुल्लाह एहसान भी था, हमारे पास लतीफुल्लाह महसूद भी था, जिनके सबूत और शवाहिद और हर चीज मौजूद है। सो असल दुख ये है कि हमने कभी भी इस पीरियड में अपने नैरेटिव को सामने नहीं रखा, हमने नहीं रखा। सही। फरूख हबीब साहब जरा इसका जवाब दे दीजिएगा कि वो जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे हैं कि हमने अपने नैरेटिव को ठीक से प्लेस ही नहीं किया। मेरीन एक बात मैं कर दूं, जी मेरीन एक बात मैं कह दूं, आज जो आपको डोजियर आप उसको वापस दे रहे हैं, हमें क्या पता इस डोजियर में क्या था और इन्होंने क्या जवाब दिया है।
ये पब्लिक में लाना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या फारूक हबीब साहब इसका जवाब दे दे, पब्लिक में लाना चाहिए, बताना चाहिए, कैसे पता लगे क्या भेजा डोजियर। और वो फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि दुनिया ने मान लिया कि भारत ने पुलवामा को इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल किया, तो क्या मान लिया? आपने दुनिया को बताया क्या है? फारूक हबीब साहब देखें बात यह है कि भारत के अंदर अपने सवालात उठ रहे हैं पुलवामा हमले के ऊपर, और इवन जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की, सुन ले ना, जो उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके ऊपर खुद सवालात उठे कि दो जो ऑफलोड करके पेलोड अपना ऑफलोड करके दरख्तों के ऊपर फेंक के चले गए, उसके ऊपर भी सवालात उठे। तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हुकूमत भी अपने हकाइक सामने लेकर आई, और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर ISPR का एक बड़ा अहम रोल रहा, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। डोजियर के जवाब को पब्लिक कर दें, जनरल साहब कह रहे हैं, क्यों नहीं किया? देखें यकीनन जो है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी कानूनी और लीगल हिंड्रेंस नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक रुकावट नहीं है, तो उसे जो है वो पब्लिक करने के अंदर जो है वो कोई रुकावट नहीं हो सकती। और यकीनन जो है इस चीज को जो है वो सामने करके गौर करके इसको पब्लिक किया जा सकता है। कोई चीज ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो छुपाने वाली हो। समटाइम्स हमें ब्रेक की तरफ जाना है। फारूक हबीब साहब माजरत के साथ कता कलामी, ब्रेक की तरफ जाएंगे। जनरल साहब मैं आपकी बात मुकम्मल करनी है ब्रेक के बाद। चलिए ठीक है जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। अलबत्ता हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। ब्रेक लेंगे और अपने अगले सेगमेंट पे बात करेंगे, जहां गुरबत मुकाओ मुहिम का आगाज़ जो किया गया, इस पर ज़रा तफसीली गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने जो एक अच्छा कदम उठाया उस पर हम बात करेंगे कि कदम तो अच्छा है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। वो जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो हम देख चुके हैं कि पहले भी किस तरह के प्रोग्राम्स आते रहे, उन प्रोग्राम्स के साथ क्या कुछ होता रहा। तो फिर हमारा सवाल यहाँ पर ज़रूर ये है कि ये प्रोग्राम जो है ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। और जब ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो गुरबत के खात्मे के लिए एक नई वजारत बनाने का भी ऐलान कर दिया गया, तो इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। बहरमन तंगी साहब, आप लोगों ने भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसी स्कीमें जो है मुतारिफ कराई, और अब इमरान खान साहब जो हैं ये एहसास और कफालत के नाम से ये जो प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या डिफरेंट होगा इसमें जो बाकी सबसे मुख्तलिफ होगा, और गुरबत का वाकई खात्मा हो जाएगा इस दफ़ा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 51 साल से एक स्लोगन है रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान के लिए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई तो जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान से उन लोगों को पूरी दुनिया भिजवा दिया जहां से उसने पैसे कमा के अपने बच्चों के लिए छत भी प्रोवाइड की, उसको कपड़े भी पहनाए और उसके लिए रोटी का इंतजाम भी किया। और इसी तरह 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पिछले 10 सालों में जिन लोगों को सर्विस से निकाला था, जो डेली वेजेस पे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको मुस्तकिल करके उनको सैलरी के साथ और प्रमोशन के साथ अपना हक दिया, उसकी माशी कत्ल ख़त्म किया। तो रोटी कपड़ा मकान का ये स्लोगन था। जहां तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ताल्लुक है तो पूरी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, और आज ये नादान और नालायक हुकूमत उसको ख़त्म करने की कोशिश करे, लेकिन हम इसको ख़त्म करने नहीं देंगे। तीसरी तरफ मैं आता हूं गरीब मिटाओ प्रोग्राम जो PM साहब शुरू कर रहे हैं। ये गुरबत मिटाओ, गरीब मिटाओ नहीं बहरमन तंगी साहब, नहीं, गरीब है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी क्या IMF के लिए जो हम तकरीबन 6-7 महीनों से चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं कि आने वाला बजट IMF का होगा, IMF के कहने पर ये बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, IMF के कहने पर ये गैस की कीमत बढ़ाएंगे। तो इन्होंने नहीं कर देना बहरमन तंगी साहब, ये तो जो इनको तोहफे में मिला उसके ऊपर अब ये कर रहे हैं ना सब कुछ। ये तो बात अब आप लोग जो गुजर गई है हुकूमतें वो तो ना करें। नए PM साहब जो कर्जा लेने पर खुदकुशी को तरजीह देती थी, हम तो वो बात नहीं करते हैं, हम तो IMF के जाने की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आज 28% खुदकुशी इंक्रीज नहीं हुई? क्या आज 50 लाख गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं आ रहे? क्या आज आपकी जो डॉलर हैं, आपकी जो पेट्रोल की कीमत है, आपकी जो गैस की कीमत है, आपकी जो बिजली की कीमत है, और आज मैं आपको ये बता दूं कि एट द एंड ऑफ द जून
आपके कम से कम 30 से लेकर 50 लाख तक लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये गरीब मिटाओ प्रोग्राम जो है, ये इस पे सोच ले, गरीबों के साथ मजाक है कि एक तरफ तो उनको महंगाई की चक्की में फंसा रहे हैं और दूसरी जिंदा है और रोटी कपड़ा मकान का नारा भी मौजूद है, लेकिन गरीब गरीबी है। सिंध में अगर देखें तो वहां पे भी गरीब गरीबी है। फरूख हबीब साहब, ये जो मुल्क से खत्म करना जिहाद है और कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, कोई इकदामात करने पड़ेंगे और फिर इकदामात में सबसे पहला कदम लिखा कि एक और वजारत जो है वो चाहिए इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, यानी कि गुर्बत के खात्मे के लिए एक नई वजारत। पहले वजीर तालीम, वजीर सेहत जिनकी की जरूरत नहीं है वो भी मौजूद है और उनके साथ साथ 18 घंटे की लोड शेडिंग भी मौजूद है। तो फिर ये जो एक नई वजारत, तो क्या ये वो इकदामात हैं जो लिए जाएंगे गुर्बत मिटाने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि जो गुर्बत है वो वाकई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, जो आम आदमी का मसला है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि इसके लिए आज वज़ीर आज़म साहब ने एक पूरा रोड मैप तफसील से आवाम के सामने रखा है और एक पूरा लाहेअमल बताया है कि किस अंदाज से हम जो है वो लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। बात जो है वो एहसास की है और ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान को जो है वो एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहती है, जिसमें रियासत आम शहरी की कफालत की जिम्मेदार है और लोगों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना है। आपने लोगों को भकारी नहीं बनाना या लोगों को आपने चंदा नहीं देना कि ये 3 महीने बाद आपको 3000 रुपये मिल जाएगा। आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवा रहे हैं। आप लोगों को अगर कर्ज फराहम कर रहे हैं, उनकी कफालत फराहम कर रहे हैं, तो साथ में उनको छोटा मोटा कारोबार का भी बता रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उससे लोग अपने पाँव के ऊपर खड़े होंगे और ये देखेंगे कि इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। 33 लाख खानदानों को जो है वो गुर्बत से जो है वो बाहर निकाला जाएगा। जो एंटरप्रेन्योरशिप की आप बात करते हैं तो वो देसी मुर्गी अंडों वाली स्कीम जो थी उसके साथ क्या हुआ? कितने लोग मुस्तफीद हुए? लोगों ने तो खा पी के बराबर कर दिया। देखें नहीं देखें, बड़ी अहम बात है, ये भी समझने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान की जो देहाती इकोनॉमी है वो सारी जुड़ी इसके साथ हुई है। मुझे आप बताएं कि आज दुनिया ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रही है। अगर देसी मुर्गी है, देसी अंडा है, तो उसका जो हाइब्रिड मुर्गी और हाइब्रिड अंडे से रेट बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो बकरी का दूध है, इसी तरह जो गाय का दूध है, लोग वो बेच के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर आप इसको ऑर्गेनाइज कर दें, अगर आप इसको एक सिस्टमैटिक सेटअप बना दें, तो लोग इसको प्रॉपर अंदाज से अपनी इनकम और अपना घर जो है वो बड़ी आसानी से चला सकते हैं। मुख्तलिफ अदवार में जिस तरह के काम होते रहे और जिस तरह की प्लानिंग इस वक्त गुर्बत मुकाओ मुहिम के हवाले से इमरान खान साहब की है, तो क्या डिफरेंस क्या है और क्या कह लें कि बेनिफिट ऑफ डाउट कह लें हम या एज दे लें कि ये मुहिम जो है ये बेहतर होगी उन सब से? महरीन, एक इंडिपेंडेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि एक सेइंग है बड़ी इंग्लिश में कि द ड्यूटी ऑफ एन अपोजिशन इज़ वेरी सिंपल, टू अपोज एवरीथिंग एंड प्रपोज नथिंग। तो यहाँ पर मुझे दोनों असाब जो हमारे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, माजरत के साथ अभी एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, गरीबों के लिए को बात करने चले हैं, आज उसका ऐलान हुआ है, पहला दिन है। अभी एक रोड मैप मिला है, उसमें माइलस्टोन्स हैं, उनको लेकर चलना है, उसके अदाद शुमार आएंगे कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। हम अगर आज ही उसको अपोज इस अंदाज में शुरू कर देंगे कि उसको सियासत की नजर कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा करना जो है वो आवाम के साथ फिर किसी और के साथ नहीं, ये अवाम के साथ, क्योंकि यहां बात हो रही है अवाम की। ये जो पैकेज आया गरीब अवाम के लिए आया है और इमरान खान ने आज इसमें जिन 4 पॉइंट्स का अज़म का इजहार किया है कि जी मेरा विजन क्या है, कि मैं चाहता क्या हूं, वो कहते हैं कि जी माय विजन इज नो वन विल स्लीप विदाउट अ मील, कि कोई बंदा भूखा न सोए। दूसरी बात यह कि योर चाइल्ड हैज एजुकेशन एंड अ जॉब, उसको न सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मिले बल्कि उसको अच्छी तालीम और उसके बाद रोजगार भी मिले। तीसरी बात, एवरीवन हैज अ रूफ ऑन, ये हर किसी के ऊपर छत हो, कोई फुटपाथ पे सोने वाला ना हो। और चौथी बात महरीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे खास तौर पर बहुत पसंद आई है, क्योंकि इससे पहले हमारी 70 साल तारीख में किसी ने भी इस पॉइंट की तरफ इशारा नहीं किया। यह लिखा हुआ है, योर डॉटर इज मैरिड विद डिग्निटी, कि आपकी बच्ची की शादी जो है वो डिग्निटी के साथ हो। ये सिर्फ एक फ्रेज है और इसमें पूरी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन आती हैं कि इसमें एजुकेशन भी आ रही है, इसमें ट्रेनिंग भी आ रही है, इसमें चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी आ रहा है और इसमें ये चीजें हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये रोटी कपड़ा और मकान से निकल के अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छा रोजगार और उसके ऊपर है। और उन्होंने बाकायदा इसको इसलिए कहा है कि मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, IMF के कर्जों में जकड़ी हुई हमारी कौम और बाल बाल हमारा कर्जों में जकड़ा हुआ होगा कैसे?
देखिए एलोकेशन की बात है, वो शुरू हुए हैं सही, मेरा ख्याल है कि बुनियाद इसकी सही है। वो कह रहे हैं जी सबसे पहले मैं आइन में तरमीम करूंगा, आर्टिकल 38 अमेंड होगा, ये आपका फंडामेंटल राइट बनेगा, रियासत का ये काम होगा कि वो हर पाकिस्तान के पहले 40 आर्टिकल भी आवाम के बुनियादी हकूक से मुताल्लिक है, एक और इंट्रोड्यूस करा ले उन 40 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल पहले से मौजूद हैं, लेकिन उसमें किसी कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि भूखे को खाना खिलाएगा, उसमें कहीं ये जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने बाकायदा आर्टिकल 38 को अमेंड करने का जिक्र किया, मिनिस्ट्री एक कर रहे हैं और उस मिनिस्ट्री में वो ये कह रहे हैं कि ज़कात का डिपार्टमेंट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जितने भी इस तरह के इदारे हैं उनको उस मिनिस्ट्री के तहत किया जाएगा ताकि ये चीज़ें रेगुलेट हों। कहीं ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो हम खत्म कर देंगे। इसमें उन्होंने बाकायदा कैटेगरीज बनाई है कि जी हम कितने कौन कौन से लोग हैं जिनको कि हमने टच करना है। हर कैटेगरी में यतीम हैं, बेवाएं हैं, बेघर हैं, माजूर अफराद हैं, गरीब तलबा हैं, गरीब ख्वातीन हैं, गरीब बुजुर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए उन्होंने उसको डिफाइन किया। तो देखिए एक प्रोग्राम है और फिर यहां जो मजाक बनाया जाता है ना, देखिए मैं ये बात सही है कि वो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी और हमारे अहबाब तो यहाँ पे बैठ के भी ये कह रहे हैं कि जी ये मुर्गी अंडे और कट्टे की सूरत हाल से बात नहीं कर रहे। मेरीन से एक बात नहीं कहना चाह रहा हूं कि जब गरीब आदमी की ये बात होगी तो यही होगी कि भाई वो अंडे लें और मुर्गी लें। नहीं, आप सुने जो मजाक की लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। अच्छा चलिए ठीक है, चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं शुक्रिया अदा करूंगी तंगी साहब का, चौधरी जाफर इकबाल का और फ़ारूक हबीब साहब का। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप अभी तक हमारे साथ मौजूद थे। अलबत्ता आप हमारे साथ ही मौजूद है कामरान खान, और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमें सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब ज्वाइन करेंगे और हम ज़रा बात करेंगे हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री पर और इस इंडस्ट्री के असरात इस वक्त माहौल पर क्या हो रहे हैं, इस सब पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमारे पास इस सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ैशन इंडस्ट्री ज़ाहिर सी बात है हर एक की बड़ी ज़रूरत है, नए नए कपड़े पहनना और ट्रेंड्स के मुताबिक अपने आप को जदीद तर रखना। अब हम ये देखते हैं कि फ़ास्ट फैशन ट्रेंड्स जो है उसकी वजह से एक कपड़ा जो आप आज पहन लेते हैं एक महीने के अंदर भी उसका ट्रेंड नहीं रहता, और इसकी पेस के साथ जब ये फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ मूव कर रही हैं तो चले ठीक है लोगों को शायद फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जहाँ बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, जहाँ हम ये भी देखते हैं कि लोग एहसास कमतरी का भी शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि माहौलियात के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, असरात क्या है इसके। अब ये जो एक रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की, ये यूएन के ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बताया गया, बड़ी हैरत अंगेज़ मालूमात है, ज़रा आप सुनिएगा ज़रूर, कि एक जीन्स की तैयारी में मजमूई तौर पर 7500 लीटर पानी दरकार होता है सिर्फ एक जीन्स की तैयारी में, और ये वो पानी है कि एक इंसान 7 साल तक पी सकता है। एक इंसान के 7 साल तक के पीने का पानी जो है वो एक जीन्स की तैयारी में इस्तेमाल हो जाता है। और उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो इनको रवा दवा कारखानों को रखने के लिए जो कोयला, जो ईंधन इस्तेमाल होता है, और इसके बाद जो इसकी वजह से पोल्यूटेंट्स जो हैं, जो ऐड इन होते हैं हमारे पानी के अंदर जो फेंके जाते हैं, और जो कुछ होता है हमारी फ़िज़ा के साथ, हमारे माहौल के साथ, बहुत ही अहम इंकशाफात है। इरशाद आरिफ साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद आरिफ साहब ज़रा बताइएगा कि फ़ैशन कितना एक ज़रूरी है, कि इंसान की ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये? अब बना दिया गया है जी, है तो नहीं। देखें, इंसान को पहनने के लिए या खूबसूरत नज़र आने के लिए, जाज़िब नज़र आने के लिए बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो इस फैशन इंडस्ट्री के बग़ैर भी हो सकती हैं। इंसान उस वक्त भी खूबसूरत था जब ये फैशन इंडस्ट्री वजूद में नहीं आई थी, और ख़ूबसूरत लोगों की उस वक्त भी तारीफ़ की जाती थी। लेकिन एक चूँकि कैपिटलिज़म का दौर है और पैसे कमाने के मुख्तलिफ़ रूप जो हैं वो मौजूद आए हैं, वजूद में आए हैं, तो उसकी वजह से ये फ़ैशन इंडस्ट्री जो है उसने 2-3 तो बड़े मसाइल पैदा किए। माहौलियात का मसला जो है अब वो तो यूएन की रिपोर्ट में मौजूद है, दुनिया मानने लगी है कि इससे पानी की जो गैर ज़रूरी खपत है उससे क्या नुकसान हो रहा है, इससे जो कार्बन होता है और उसकी वजह से जो माहौल ख़राब होता है वो एक अलग इशू है। लेकिन उसके साथ साथ एहसास कमतरी का आपने ज़िक्र किया, माशरे के अंदर पैदा होती है। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि इस फैशन इंडस्ट्री की वजह से या फैशन बदलते जदीद
फैशंस की वजह से जो ख़ुदकुशी का रुझान है वो बढ़ गया है, क्योंकि ये गुर्बत और अमारत का जो एक तकाबुल है, जो मुसाबकत है, उसके नतीजे में जो बच्चियाँ, जो बच्चे उस फैशन का साथ नहीं दे सकते या उस फैशन से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, वो क्या करें? वो उस माशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ चमक दमक है, जहाँ रोज़ नए कपड़े पहनने हैं, नई किस्म की ज्वेलरी इस्तेमाल करनी है, नए किस्म के बाकी फैशंस करने हैं। तो वो अब अगर साथ नहीं रहते तो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो एहसास कमतरी बहुत वजह होती है खुदकुशी की। वो जो हम कभी सुना करते थे इरशाद आरिफ साहब के सादगी में हुस्न है, और इस्लाम जो सादगी की अगर तालीम देता है, और फिर वो जो इकबाल कहा करते थे कि इनकी तहजीब को यही जो फैशन है, यही जो इनकी तहजीब के ऊपर असरअंदाज होगी। कामरान, अच्छा कामरान ये बताइएगा कि इस वक्त, बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो भी मैं साथ शेयर कर लूँ कि आज जब हमने वही जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जो कई दफ़ा हमें फ़ोन कर रहे होते हैं कि हमें इस मौजू पे लीजिए, हमें इस मौजू पे लीजिए, आज जब हमने इस मौजू पर उनको लेना चाहा तो उनमें से कोई भी विलिंग नहीं था। जाहिर सी बात है, खुद कौन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है। कामरान, क्या हालात हैं यहाँ की फ़ैशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, और यहाँ पर जिस तरह से काम होता है और जिस तरह से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, क्या मामला है, हालात वाक़यात पाकिस्तान को अगर देखें हम? जी बिल्कुल, देखिए मेरीन, ये पोल्यूशन के लिए सिर्फ यही इंडस्ट्री नहीं है, फैशन इंडस्ट्री नहीं है, और भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पोल्यूशन का बाइस बनती हैं, लेकिन वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करती हैं। फैशन इंडस्ट्री जो है, अगर आप उसको सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना समझें बल्कि फैशन इंडस्ट्री समझ रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ हमारे ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम्स ही नहीं हैं बल्कि उसमें हमारी ये शू इंडस्ट्री भी है, जूता साज कंपनियां जो होती हैं, फैक्ट्रियां, कॉस्मेटिक्स भी इसी में आएगा। तो ये एक ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलके फैशन इंडस्ट्री जो है वो डिज़ाइन करती हैं। तो इसमें इस हवाले से इसको इसलिए तनकीद का निशाना बनाया है यूएन रिपोर्ट में ख़ास तौर पर कि जी इसको रोका जा सकता है कि ये अननेसेसरी, बाकी जो इंडस्ट्री हैं अगरचे वो पोल्यूट कर रही हैं एनवायरनमेंट को, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल इसलिए हैं कि वो प्रोडक्शन उनकी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करती हैं मुख्तलिफ अंदाज में। लेकिन फैशन इंडस्ट्री जो है ये इसलिए तनकीद का निशाना है कि आखिर क्यों, क्या वजह है? हमारी बेसिक नीड तो सिर्फ लिबास ही है ना, हम अपने आप को छुपाना है, लेकिन फैशन में क्या हो रहा है कि जो रिपोर्ट है जिसको आप कोट कर रही हैं, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 14 सालों के अंदर, सन 2000 से लेके 2014 तक टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो पूरी दुनिया में डबल हो गई है। यानी अब वो जब डबल हो रही है तो वो उसकी उतनी, यानी प्रोडक्शन भी उतनी है, उसकी कंजप्शन भी उतनी है, लेकिन जो वेस्टेज हो रहा है उसको न सिर्फ ये कि उसकी प्रोडक्शन में पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, बल्कि उसको रिसाइकलिंग की बजाय उसे समंदर बुर्द किया जा रहा है, जो कि वाटर पोल्यूशन का भी बाइस बन रहा है बहुत ज्यादा। तो ये सारी वो चीज़ें एसोसिएटेड हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, और ये समझा जा रहा है कि ये इंडस्ट्री अननेसेसरी तौर पर जो है वो हमारे माहौल को, हमारी सी एनवायरनमेंट को, हमारे एयर को और ओवरऑल एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में समंदर बोर्ड, दरिया बोर्ड जो किया जा रहा है इरशाद आरिफ साहब, एक टाइम था कि बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे और वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर्ली डिस्पोज करने के हवाले से कवानीन थे और फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे भट्टों को भी बंद होते देखा, लेकिन दोबारा वो खोलने पड़ गए मजबूरी के बायस। अभी भी वो धुआं छोड़ते हमें लाहौर के कई मुजाफात में नजर आते हैं। तो फिर क्या, किस तरह के इकदाम, चाहे जरूरियात जिंदगी है, चाहे जो कुछ है, वेस्ट अगर इसी तरह से ऐड इन होता गया तो फिर क्या होगा? क्या एंड रिजल्ट क्या होगा? वेस्ट का एक और पहलू भी है ना, ये हम कॉटन को ले लेते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ फैशन की खातिर कपड़ा इस्तेमाल करेंगे और वो उसको ज़ाय करते जाएंगे और नया कपड़ा बनाते जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा काटन चाहिए। ज़्यादा काटन पैदा करने के लिए आपकी ज़मीन जो है उसकी जो सलाहियत है आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। जब आप पैदावार लेते हैं ज़मीन से और ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लेते हैं, तो उसके नतीजे में उसकी जो सलाहियत, अहलियत है ज़मीन की, वो ख़त्म होती है। वो भी आप एक नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ ये नुकसान नहीं कर रहे कि उसको पोल्यूट कर रहे हैं, बल्कि ये नुकसान कर रहे हैं कि उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो कम कर रहे हैं। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि एक तबका जो है उसके वसाइल जो दूसरों पर खर्च होने चाहिए, यानी जो इस्लाम हमें सिखाता है वो ये है कि मेरी आमदनी में, मेरी मेहनत में सिर्फ मैं, मेरे ख़ानदान ही शरीक नहीं है, वो लोग भी शरीक हैं जो मेरी जैसी सलाहियतों के मालिक नहीं हैं, मुझ
मुझ जैसी मेहनत नहीं कर रहे या मुझ जैसा मुआवजा नहीं पा रहे, तो हम उनको भी महरूम कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा कुछ हम जो कमाते हैं और जितना ज़्यादा कमाते हैं वो अपने आप पर ही हम खर्च करते हैं। इस्लाम ये भी कहता है कि अच्छा लगिए, अच्छा पहनिए, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से बेदरे खर्च करना और दूसरों का हक जो है उसको जहन में ना रख के खर्च करना, ज़रूर गौर कीजिएगा इस पर। ये फास्ट फैशन ट्रेंड्स जो है ये सिर्फ आप के इर्द गिर्द के लोगों को नहीं मुतासिर कर रहे, बल्कि माहौल को भी मुतासिर कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ज़रा ख्याल कीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका इरशाद आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, कामरान खान आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन कल फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।